लगता है मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। कि किसी के है या नहीं, किसी के- वर्षुली इस जी, तरीके से। आपकी आवाज बीच में अटक गई थी, मुझ तक पहुंची ही नहीं। दोबारा एक बार आराम से शायद नेट नोट चेक कर लो आप आराम से। हाँ बोलिए। हाँ जी। गुरु जी अभी आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही हाँ जी, मुझे ये देखने की इच्छा थी कि जैसे कि ट्विंस सिबलिंग्स होते हैं, है। या फिर किसी किसी के सिबलिंग्स कोई जिंदा है कोई नहीं है, किसी के हम्म। सिबलिंग्स के साथ बनती है नहीं बनती है, या फिर थर्ड हाउस से हम लोग जो साहस वगैरह वो बाकी चीजें देखते हैं, हम्म। उसके लिए मुझे देखने की। पहले तो सबसे पहले जब भी कोई इस तरह की टेक्निक समझनी हो तो दो चीजें कभी हाथ में मत पकड़ो। एक ही चीज पकड़ो, क्रेज को छोड़ दो, भाई बहन पकड़ लो, या भाई बहन को छोड़ दो, क्रेज को पकड़ लो। क्योंकि सारा ज्योतिष टेक्निक का खेल है, ये चीज समझ लो। सारा ज्योतिष टेक्निक का खेल है। और अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी। पहला जो आपका प्रश्न है ट्विंस के बारे में, वर्षुली जी, क्या है ट्विंस के बारे में लाल किताब में कोई बहुत अच्छे ढंग से कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कहीं बहुत अच्छे ढंग से मेंशन नहीं किया गया कि हम किस तरीके से उसको करेंगे। डिफरेंशिएट करने की कोई टेक्निक लाल किताब में नहीं है। अभी सुन पा रही है वर्चुअली जी? लगता है इनका आज नेट ही गड़बड़। कोई बात नहीं, हम लोग ये बाद में वीडियो से समझ लेंगे। जबकि हमारे वैदिक ज्योतिष में इसकी टेक्निक जरूर है ट्विंस के बारे में समझने की, कि ट्विंस को कैसे देखा जाए। जो पहला बच्चा होता है, यानी कि जो फर्स्ट बेबी है, वो तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे D1 चार्ट से देखा जाएगा। पर जो दूसरा बच्चा होगा उसको D60 चार्ट जो निकल करके आता है, उसको D1 की तरह ही बिहेव करके देखा जाता है। तो इसमें स्पष्ट कोई लाल किताब में ट्विंस बच्चों के बारे में कोई खास मेंशन नहीं है। तो वो मुझे भी समझ में कहीं नहीं आया। तो इसलिए मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इसका वहां पर तो कहीं नहीं है। आपको कहीं मिले तो मुझे भी जरूर बताना, जरूर कहीं पर भी ट्विंस के बारे में कहीं कोई टेक्निक लाल किताब में हो तो मुझे जरूर भेजिएगा। जहां तक बात है भाई बहनों के, कोई भाई जिंदा है कि नहीं है या डेथ हो गया, इस बारे में किसी की कुंडली देख करके बताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये टेक्निक भी वैदिक ज्योतिष में जरूर है कि ये कि कुंडली किसी मृत व्यक्ति की है या जिंदा व्यक्ति की, उसकी भी एक टेक्निक होती है। पर वो एक टाइम लगाने के ऊपर बात है। आप कहोगे तो मैं उसकी फोटो खींच के टेक्निक की भेज दूंगा बुक में से। मुझे भी खुद बुक ढूंढनी पड़ेगी। पर हाँ, मैंने एक बार उसे पढ़ा है, पर अभी मुझे वो याद नहीं है। क्योंकि मेरी सोच ये थी कि भाई इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। अब जो सामने है तो वो जिंदा है। अब ये दिमाग लगाएं, इस पे स्टडी करें, बहुत ज्यादा इसको याद रखें कि ये डेथ हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो ये परीक्षा लेने वाली चीजें हैं। कि देखते हैं कि किसकी क्या परीक्षा, तो वो वाली चीजों में मैंने टाइम नहीं, समय गवाया नहीं मैंने। इसे टाइम वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं। पर हाँ, अगर आपको अपने भाई बहनों के बारे में समझना है तो उसकी बड़ी प्यारी टेक्निक है। वो लाल किताब से भी समझ सकते हो आप, वो आप वैदिक ज्योतिष में भी समझ सकते हो आप। वैदिक ज्योतिष में तो एक नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं भाई बहनों के बारे में। फिर भी जब भी आप अपने भाई बहनों के बारे में देखें तो पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हम मुझसे छोटे वाले के बारे में समझना चाहते हैं या मुझसे बड़े वाले के बारे में समझना चाहते हैं। अगर आपने छोटे का करना है या बड़े का करना है, तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है। मंगल जिस भाव में भी बैठा हो, उस भाव को ही लगन बना। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जन्म पत्रिका में मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव को ही लगन की तरह बना लो। सारे ग्रह वैसे के वैसे उसमें ही रहेंगे, बस जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस में आ जाए। अब मंगल से तीसरा स्थान जो भी पड़ेगा, यानी कि मंगल जहां पर भी आया है उससे तीसरा भाव, मंगल फर्स्ट हाउस में आ गया तो उसके तीसरा भाव आपका इमीडिएट भाई, छोटे वाला। यानी कि आपको अब लाल किताब के ही सारे सूत्र लगाने, वैदिक की लगाने की आवश्यकता नहीं, लाल किताब के ही सारे सूत्र लगेंगे। कि जैसे तीसरा भाव कितना ताकतवर है। अगर तीसरा भाव ताकतवर होगा तो आपका इमीडिएट जो छोटा भाई है वो बड़ा तरक्की उन्नति करेगा, बड़ा व्यक्ति बनेगा, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर वो तीसरा भाव कमजोर है, किसी भी कारण से कमजोर है, तो ये समझिएगा फिर वो, उसकी हालत कमजोर रह सकती है। ये तो है इमीडिएट जो आपसे छोटा भाई है उसके ऊपर बात है। अब इसमें अन्य ग्रहों को देखना ना भूलें। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये टेक्निक ऐसे पूरी नहीं होगी। तीसरा भाव देखना है, मंगल से मंगल से अन्य ग्रहों को भी देखना है कि कोई ग्रह ऐसा तो नहीं जो मंगल को टक्कर मार रहा हो, कोई ग्रह ऐसा तो नहीं कि मंगल की ताकत को कमजोर कर रहा हो। उन सब पॉइंट को देखना है। अब ये मंगल क्या बता रहा है आपका? मंगल ये बता रहा है भाई कैसा भी है, कमजोर है या ताकतवर है, क्या वो आपको हेल्प करेगा जिंदगी में, क्या आपके और उसके अच्छे रिलेशन होंगे या नहीं होंगे। ये पॉइंट जब पता चलेगा, अगर मंगल मजबूत है। अब मजबूत तो आप कहेंगे जी पहले भाव में ही पहले में बैठा है, भाव में पहले में जरूर बैठा है मंगल, पर क्या लाल किताब के सूत्र के अनुसार कोई ऐसी ताकत तो नहीं जो मंगल को कमजोर करने का कार्य कर रही हो। अगर कोई भी ताकत मंगल को कमजोर करने का कार्य कर रही है तो भाई आपका साथ पूरी तरीके से नहीं देगा। कोई छठे भाव में ग्रह बैठा है, मान लो राहु बैठा हुआ है छठे भाव में, और वो आठवीं टक्कर मार रहा है मंगल को, तो इसका मतलब ये है कि भाई का भरोसा नहीं। कभी बहुत प्यार दिखाएगा, कभी बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये राहु का नेचर है। राहु से आने वाला रिश्ता, या राहु कहीं पर भी बीच में इन्वॉल्व होगा, तो कभी भूल करके ये मत बोल दीजिएगा कि संबंध खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना। संबंधों के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि कभी तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएगा और कभी वो कहेगा हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने घर में अपने घर, कोई रिलेशन नहीं, और फिर अचानक से बहुत गहरा रिलेशन शो करेगा। तो आपने टक्कर जब देखते हो, उस टक्कर में उस ग्रह की प्रकृति को जरूर समझा करो कि वो ग्रह अगर टक्कर मारेगा तो किस तरह का कष्ट देगा, किस तरह का नहीं देगा। तो अगर आप एक सिस्टर है और अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको लगेगा अरे यार भाई तो ये बहुत ही अच्छा है, कभी तो वो ही 100 रुपए के स्थान पे 1100 रुपये पकड़ा के दे जाएगा, 1100 की जगह 11,000 रुपये दे के जाएगा, और कभी मौके के ऊपर ऐसे गायब होगा जैसे कि पूछो मत। तो ये एक राहु का एट्रीब्यूट है। तो आपने मंगल को समझा, उसके प्रभावों को समझा। मंगल अगर मजबूत हुआ, मजबूत होने का तरीका आपको बता दिया। मंगल की बुनियाद उसके मित्र ग्रहों की हुई, मान लो सूरज की बुनियाद बन गई, गुरु की बुनियाद बन गई, चंद्रमा की बुनियाद बन गई मंगल की, तो मंगल मजबूत हो जाएगा। अब मंगल मजबूत हुआ, भाई हमें सपोर्ट करेगा। अब आपने ये देखना है कि भाई कितना मजबूत है, यानी कि मजबूत कितना है, तो वो थर्ड हाउस पर पड़ने वाला प्रभाव बताएगा। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि थर्ड हाउस दो ग्रहों से मिलकर बना है, एक बुध और एक मंगल। मंगल की जजमेंट आपने कर ही लेनी, और अब आपने बुध को देख लेना है। बुध जितना ताकतवर होगा उस कुंडली के अंदर, कौन सी कुंडली जो अब मंगल को लगन पे लगा के बनाई है,
ये ध्यान रखना, वो पुरानी वाली नहीं। बुध के हालात जैसे होंगे, अब मान लीजिए बुध आ गया बहुत अच्छे हाउस के अंदर, और हो सकता है कि आपकी कुंडली में बुध अच्छे हालात में हो, पर जब मंगल के साथ मंगल को पहले भाव में लेके आए तो बुध आपका 12वें भाव में चला जाए, तो बुध कमजोर हो गया। बुध के कमजोर होते ही क्या हो गया, थर्ड हाउस कमजोर हो गया। यानी कि भाई इतना सक्षम होगा ही नहीं कि वो आपको विशेष हेल्प कर पाए। अब मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, पर भाई के पास तो आगे से पीछे तक ही 10 लाख रुपए नहीं है, तो चाह करके भी आपको मदद नहीं कर सकता। बेशक वो कितना ही आपको चाहे कि वो आपको मदद करना चाहता है, पर चाह करके भी मदद नहीं कर पाएगा। अब मेरे पॉइंट को समझिए आप। ये पहला भाई। अब इसकी जगह आप कहते हो नहीं जी भाई नहीं है, मेरी तो छोटी बहन है। अब समझना बात, अब मेरा भाई नहीं है जी, मेरी बहन है, छोटी बहन है, कोई बात नहीं। अब मंगल को छोड़ दो और बुध को पकड़ लो। आपकी कुंडली में बुध जहां पर भी बैठा है वो फर्स्ट हाउस बना लो। समझ गए ना? तो बुध पहले खाने नंबर में आ जाएगा। अब बुध से तीसरे में जाके देखो, बहुत सिंपल है, और वही गेम चलेगा। उससे दूसरे नंबर वाला कोई भाई है, तो 3 भाव से फिर आगे 3 गिन लो, तो आएगा 5वां भाव। पंचम भाव को कैसे देखना है? पंचम भाव को देखने का तरीका वही है, सूरज और गुरु का। आप ये देखो सूरज के कैसे हालात है और गुरु के कैसे हालात है। मान लीजिए आप भाई को देख रहे हैं, मंगल से देख रहे हैं, भाई के बारे में देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर का जो भाई होगा वो 5वें भाव से आएगा। 5वें भाव की टेक्निक समझनी है, और आपने सूरज और गुरु की ताकत कुंडली में देखनी है। और कौन सी ताकत? जो नई कुंडली के अनुसार जो ताकत बनी है। ये बहुत गजब का सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, ये बना करके देख लिया करो, बहुत बहुत सटीक सूत्र है ये। फिर आगे गिन लो 5 से, अगर और भी कोई भाई है तो फिर 7वां भाव आ जाएगा। और भाई बचा है तो 9वां भाव आ जाएगा। है ना? वैसे फैमिली प्लानिंग का जमाना है, इतने मिलते नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। तो इस टेक्निक से सिर्फ उस भाव के 2 ग्रहों को याद रखना, अगर एक है तो एक। जैसे चौथे का तो एक ही ग्रह है, चंद्रमा। गुरु का 9वां का एक ही है, गुरु है। तो उनको छोड़ के बाकी 2 के उनके याद रखना, और उनकी कुंडली में स्थिति को देखना है, बस। वहीं से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई दूसरा प्रश्न हो तो बताओ वर्षुली जी। अनम्यूट कर लो। नहीं, बस गुरुजी मुझे यही था क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर हम हाँ उसी जी। टेक्निक पे हाँ गुरुजी, बताइए। गुरुजी, ये बीमारी की शुरुआत भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हाँ, शुरुआत, वो शुरुआत जिसको हम पकड़ ही ना पाए। शुरुआत का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हो गई, शुगर हो गई पर उसके लक्षण ऐसे आए ही नहीं कि उसको थकावट हो रही है या बार बार प्यास लग रही है या बार बार वो पेशाब में जा रहा है। अब उसको हो गई होगी, अब हो गई, वो क्या बोलते हैं, प्री डायबिटिक या वगैरह उस टाइप की चीज हो गई होगी। अब शुरुआत तो हो गई डॉक्टर की निगाह में, भैया आप प्री डायबिटिक हो गए, पर उसे बेचारे को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं आ रहा, सिम्टम्स ही नहीं आ रहा। सिम्टम्स बेशक नहीं आ रहा, परंतु बीमारी ने तो अपना सर उठा लिया है। वो थर्ड हाउस की सिचुएशन है। अब क्या है, लक्षण प्रकट जब होगा, प्रकट जब होगा जब किसी दिन वो बार बार पेशाब जाएगा, थकेगा, मुंह में प्यास लगेगी, फिर उसको थोड़ा शक होगा, फिर वो कहेगा डॉक्टर के पास जाऊं, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। फिर डॉक्टर कहेगा यार ऐसा करते हैं, ये लक्षण कुछ शुगर से मिलते जुलते हैं, तुम्हारी उम्र बताओ। वो कहेगा मेरी तो फलानी उम्र हो गई। ओहो, चेक करो इनकी शुगर। शुगर चेक करा, बोला अच्छा जी अभी 140 हो गया, जो भी XYZ कुछ भी हो गया। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कितने टाइम से है आपको, डॉक्टर का वो कहेगा मैं तो पहली बार
मुझे पता चल रहा है, आपने बताया मुझे शुगर है, मुझे तो पता ही नहीं है शुगर है। यानी कि पहली बार लक्षण प्रकट हुआ, वो छठा भाव है। छठा भाव एक्टिव, यानी कि लक्षण प्रकट हो गए। अब बीमारी तीसरे से छठे में आ गई, यानी कि डॉक्टर और मरीज दोनों के बीच में छठे भाव में जो बातचीत हुई, और पेशेंट ने मान ली, कसमें वादे खा लिए कि भाई अब इस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो मामला वहां पे रुक जाएगा। और अगर कोई बीमारी ऐसी हुई जिसका इलाज ही नहीं, तो वो अष्टम भाव में मानी जाएगी कि बीमारी तीसरे से चलती हुई छठे में आई है, छठे से आठवें में चली गई है। और जब आठवें में चली गई है कि यानी कि रोग असाध्य हो गया है। और कभी कभी जब आदमी को हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है, जो 12वां भाव है, कि पेशेंट इतना बिगड़ गया है मामला, पेशेंट का रोग मतलब रोग इतना खराब हो गया है कि अब तो किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, यहाँ पे एक डॉक्टर की नहीं कई डॉक्टरों की आवश्यकता है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता है। 12वें भाव में या तो ये डॉक्टर बचाएंगे या भगवान बचाएगा। तो 12वां भाव आर या पार है, क्योंकि पहले भाव से 12 भाव तक तो यात्रा कर ली। अब या तो ये वापस घर जा सकता है या सीधा ही अपना पहुंच जाएगा अपने ठिकाने पर। तो ये 12वां, तो ऐसे देखा जाता लेकिन अगर मंगल और बुध अगर कोई पीड़ित है है। चार्ट में हमारे, तो हम्म, हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को प्रॉब्लम होगी, डायग्नोज होगी कोई ना कोई बीमारी। नहीं नहीं, कोई ना कोई बीमारी तो किसी भी ग्रह से हो सकती है। हाँ। हर ग्रह बीमारी देता है, ये ध्यान रखिए, हर ग्रह की टेंडेंसी है बीमारी देने की। कौन सा ऐसा ग्रह है जो बीमारी नहीं देता? एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जो बीमारी नहीं देता। तो केवल अपन मंगल बुध को क्यों दोषी ठहराए? हर ग्रह की अपनी बीमारी। हमने सिर्फ ये देखना है कौन सा ग्रह खराब सिचुएशन में बैठा, खराब कॉम्बिनेशंस के साथ बैठा है, वो ग्रह डोमिनेट होकर के बीमारी देगा। जो ग्रह आराम से बैठा है, मस्ती में बैठा है, आराम से, मस्ती का मतलब मेरा अच्छी जगह बैठा है, वो बीमारी नहीं देगा। अब मंगल है, मान लो मंगल को आपने बिठा दिया 10वें भाव में, मंगल लाख बीमारियां दे पर 10वें का मंगल अपनी बीमारी नहीं देगा। पॉइंट समझे आप? जी। क्योंकि उसको अच्छी जगह मिल गई। इसी प्रकार से गुरु जब चौथे भाव में आ जाएगा तो वो अपनी बीमारी नहीं देगा, बशर्ते शर्त यह है कि अब गुरु को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हम्म। ऐसा ना हो कि राहु दूसरे में बैठा है, बेशक आपने कहा गुरु जी चौथे में तो राहु फलाने का भी बैठा है, उसको तो ये बीमारी है। गुरु चौथे में बैठने का मतलब है वो जैसा मैं उच्च का मान रहा हूं वो असली में ताकतवर होना चाहिए। अगर वो ताकतवर है तो आशु जी बिल्कुल एक पैसे की बीमारी नहीं देगा, यानी कि वो लीवर उसका बिल्कुल खराब नहीं होना। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जी। तो शनि अगर सप्तम में बैठा है तो आदमी की आयु बहुत लंबी कर देगा वो, ठीक। जल्दी से किसी जो बीमारियां उसको पकड़ के नहीं देंगी। यानी शनि ही तो व्याधि कारक है, शनि ने ही तो मेन मेन रोग देने हैं। अब वो प्रसन्न है, यानी वो रोग देना ही भूल गया, बीमारी देना ही भूल गया ग्रह, क्योंकि वो इतना खुश है कि खुशी के मारे वो बीमारी देना ही भूल गया। पर वही शनि पहले भाव में बैठा है, हम्म। तो भाई वो तो बीमारी देगा ही देगा, वो तो तैयार बैठा है, वो तो मौके की तलाश में। आप जीवन में कोई भी गलती करो वो तुरंत फंसा देगा। गलत प्लेनेट की प्लेसमेंट आपको तुरंत फंसा देगी, और अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा। हमारे एक मित्र था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो सुबह वहां पे कैंटीन जो थी, मैस थी हमारी, वहां पे परांठे वगैरह चलते थे सुबह, सब यही खाते थे। तो क्या था कि वहाँ एक नया नया प्यार आया था भाई, जो है अगर तुम परांठे पराठे जो है आप या तो दही से खा लो, या लोग चाय से खा लेते हैं, चाय के साथ। वो दही भी लेता था, चाय भी लेता था।
तो हम सोचते थे कंजूसी के चक्कर में ले रहा है भाई, चलो ज्यादा मिल जाएगा इस चक्कर में। तो उसको सारे समझाते थे, जो भी टीचर भी बोलता था, अरे यार कोई भी वहां से गुजर जाता ना उसको खाते देखता, तो यार ये तो बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन है, अभी तो तुम यंग हो, ये है वो है। बाद में चलो जी किसी कारणवश वो हमारे साथ जॉब में भी आया, मतलब दूसरी कंपनी में काम करता था, पर हम लोगों ने कमरा शेयर किया था। वो पट्टा वहां पर भी चाय पराठे और जो है दही साथ में होता था उसके, और लगन में गुरु बैठा था। आप देखो कोई तबीयत में एक पैसे की कभी उसको एक साल में भी कभी कंप्लेंट नहीं आई। यानी कि वो ग्रह जो औरों के लिए, मतलब आप अगर दही और चाय एक साथ ले रहे हो तो हो सकता है कि 4-5 घंटे के बाद ही तबीयत बिगड़ जाए आप, उसको इतने लंबे समय पे भी कुछ नहीं। तो ये कोई ग्रहों की प्लेसमेंट है ना जो उसको माफ कर रही है बार बार। और कोई ग्रह का बेचारे का ऐसा होता है वो बेचारे थोड़ा मोड़ा पानी भी इधर उधर का पी लेते हैं तो भी फंस जाते हैं। तो हर ग्रह बीमारी देता है, फर्क यही समझना है कौन सा अच्छा बैठा है कौन सा घट। ठीक है। हाँ अभिषेक जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सर, अभी आपने जो भाई बहन का बताया, तो बड़ी बहन के लिए कौन से प्लानिट को देखते हैं सर? कौन से? प्लानिट को देखते हैं, जैसे छोटी बहन के लिए बुध को बताया आपने, तो बुध बड़ी बुध बहन के लिए बुध को देखते हैं। नहीं, बुध ही है, बुध को लगन बना लो। और अगर आपसे बड़े हैं तो 11वां भाव पकड़ लो, अगर आपसे छोटे हैं तो तीसरा पकड़ लो। सिंपल। अगर मान लीजिए आपसे बड़ी बहन है तो बुध जहां पर भी लगन पे बिठाओगे उससे 11वां पकड़ लो। आपका बड़ा भाई है, जब आपने मंगल को लगन में बिठाया तो उससे 11वां भाव दे, वो बड़े को इंडिकेट करेगा। और 11वां भाव किससे बना है? शनि से और गुरु से बना है। अभिषेक जी समझ में आया? इसको आ अप्लाई गया करके सर, आ अप्लाई गया करके समझ। देखना शांति से। अगर जल्दबाजी में नहीं भी लगेगा तो एक बार आपने अपने मंगल को फर्स्ट हाउस में रखना है। अपने से छोटे भाई के बारे में समझना चाहते हो तो तीसरे भाव में जाना है। अपने से बड़े भाई के बारे में समझना चाहते हो तो 11वें भाव में जाना है। मंगल वहीं रहेगा फर्स्ट हाउस में, ये ध्यान रखना। उसी टेक्निक के साथ आपने काम करना ठीक है। सर, थैंक यू सर। अगर शनि और गुरु बहुत अच्छे हैं आपके, बड़े भाई के बारे में समझ रहे हो, तो इसका मतलब बड़ा भाई आपका तरक्की उन्नति वाला है और बड़े अच्छे लेवल पे काम करेगा। पर कितना सपोर्ट करेगा, वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, डिसाइड मंगल ही करता है। कितनी मदद आपको भाइयों से मिलेगी। आप कई बार लोग प्रश्न कहते हैं कि जी मेरे 3 भाई हैं, एक भाई से नहीं बनती पर एक भाई से बहुत अच्छी बनती है मेरी। ये भी तो आ जाता है ना प्रश्न, एक से बनती है एक से नहीं बनती। तो मैं कहता हूं उनको बिल्कुल वो जब भी लगा करके देखेंगे भाव के अनुसार, तो उनका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जिसके साथ बन रही होगी उस भाव से बनने वाले ग्रहों की स्थिति ठीक होगी, वो उनको फायदा देगा। नहीं बीच बीच में गड़बड़ होती रहेगी। अगर किसी का मंगल मजबूत मिलता है और मंगल से तीसरे भाव में भी ग्रह मजबूत मिलता है तो भाई उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी, मेरे 2 भाई हैं और मैं इस टेक्निक का कई बार उपयोग बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं, प्रैक्टिस में करता हूं मैं। तो मैं ये चीज देखता हूं, तो बिल्कुल सटीक फार्मूला सर अगर थैंक यू थर्ड में सर, कोई थैंक ग्रह यू। नहीं है तो, है जी। अगर कोई ग्रह नहीं है थर्ड में तो कुमुदनी जी, कैसे देखेंगे? कुमुदनी जी आप मुझे पिटवाओगे पक्का। आप प्रैक्टिस सेशन में ये बात पूछ रहे हो, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, बताओ। ये तो मैं बेसिक में समझाता हूँ कि अगर कोई ग्रह नहीं है तो क्या हो गया, बहुत सारे भाव में ग्रह नहीं होते। वो भाव किससे में बना है वो मैंने खूब समझा रखा है, वो वीडियो देखो आप अभी थोड़ा और मजबूत प्रैक्टिस करो कुमुदनी जी। हाँ हाँ, विशाल जी।
थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि कभी कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब में हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है, बार बार छूट जाता है, या जैसे जॉब चल भी रहा है तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, तो उसको कैसे देखें और उसको कैसे ट्रीट करें? देखिए, जॉब का बार बार छूटना, बार बार प्रॉब्लम आना, पॉलिटिक्स में फंसना, ये तीन केस हैं, तीनों डिफरेंट है। बार बार जॉब में हटना हम किसे मानते हैं वो पहले समझ लें कि एस्ट्रोलॉजी में किसको मान। 6 महीने काम किया, 5 महीने, 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, जॉब हट, या कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसपे रिन्यूअल किया जाता है कि चलो भाई तेरा काम का रिव्यू करेंगे 1 साल के बाद, काम पसंद आया तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और हर जगह जाता है, उसको 6-9 महीना में, साल में हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये आता है कि आपका जॉब बार बार छूट रहा है। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत मेन होते हैं। तीसरा जो है थोड़ा कम मेन है, पर 2 पॉइंटों को अगर आप देखोगे तो वहीं पर प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए। पहले भाव को राउंड लगा दो, खूब अच्छे ढंग से फर्स्ट हाउस का अध्ययन करो कि फर्स्ट हाउस को डिस्टर्ब करने वाला कोई प्लेनेट या कोई पावर तो नहीं बैठा हुआ। अगर वो बैठा हुआ है तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार जॉब का छूटना हमारे काफी हद तक खुद के नेचर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कहीं हम खामखाई के विरोधी आदमी तो नहीं, मतलब, या हम बिना मतलब की ओवर डिमांड तो नहीं कर रहे कि हम आ गए। जैसे हमारे हरियाणा में ये थोड़ा कल्चर है, अक्सर यहाँ के जो लोग खेती बाड़ी के काम करने और ये परिवारों से आते हैं, ये लोग सब समृद्ध लोग हैं। हरियाणा में प्रॉस्पेरिटी खूब है, दबके प्रॉस्पेरिटी है। तो ये जब नए नए बच्चे इंजीनियरिंग करके जब कंपनियों में जाते हैं, तो कंपनियों में तो काम दबके लिया जाता है। तो उनका एक विशेष डायलॉग होता है कि हमारे पास तो इतने बड़े खेत है साहब, हम तो साला किसी के बाप की नहीं सुनते। उनका सीधा डायलॉग होता है, अबे ये मैनेजर क्या चीज है, अरे ये फलाना क्या चीज है, हम तो इसको खरीद दें, हम तो फैक्ट्री खरीद दें, हम जमीन बेच के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब वो डायलॉग बाजी होती है। अब ये क्या है, ये एटीट्यूड है, ये रॉन्ग एटीट्यूड कहा जाता है। ये जॉब वाला आपका एटीट्यूड ही नहीं है। यानी कि आप में अगर इस तरह की मंशा है, ओवर डिमांडिंग है, या आपकी ईगो खामखाई छोटी छोटी बातों को लेके हर्ट हो जाती है, तो आपकी नौकरी छूटना स्वाभाविक है, क्योंकि उस ऑफिस के लोग आपसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वो आपको खुद ही हाथ जोड़ के विदा करते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको फर्स्ट हाउस में मिलने के चांस बन जाते हैं, पहली चीज। अब इसको कैसे देखते हैं, मैं फिर से बता दूं। सूरज को देखो, मंगल को देखो। सूरज मंगल अच्छी स्थिति में होने चाहिए और पहले भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होना चाहिए, तो वो व्यक्ति जॉब नहीं छोड़ेगा। उसकी जॉब बहुत स्ट्रांगली लगी रहेगी, लंबे समय तक लगी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में दोष नहीं है। फर्स्ट हाउस में दोष ना होना इस नौकरी की समस्या से काफी हद तक निजात दिला। अब दूसरे पे आते हैं हम, दसम भाव पे। दसम भाव का कमजोर होना, दसम भाव का कमजोर होना और दसम भाव में किसी बहुत ही सेपरेटिव नेचर के ग्रह का बैठ या सेपरेटिव नेचर की युति हो जाना, जैसे अंधे टेवे की कुंडली बन जाना, यानी 2-3 ग्रह दसम भाव में बैठ गए, सब एक दूसरे के दुश्मन बैठ गए। सूरज भी बैठ गया, राहु भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, या चंद्रमा बैठ गया वहां पर, या कोई और ग्रह एक आधा बैठ गया, जो सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। चौथा ग्रह बैठ गया, तो क्या होगा, वो आदमी कंफ्यूज होगा बहुत ज्यादा। उसकी नौकरी भी बार बार हटेगी, टूटेगी, छूटेगी। दसम भाव का मालिक कौन? शनि। दसम भाव का मालिक कौन? शनि। अगर शनि की खराब स्थिति है बहुत ज्यादा, तो भी नौकरी बार बार छूटेगी।
क्यों छूटेगी? क्योंकि दसम भाव कमजोर पड़ गया। अगर दसम भाव में राहु जैसा ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, बैठने से दोष नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में मत समझना इस चीज को। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां मिलेंगी जहां पर राहु दसम में बैठा होगा, वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और बहुत सारी कुंडलियां ऐसी मिलेंगी कि राहु दसवें में बैठा होगा, उनकी नौकरी नहीं टिक रही होगी, बिजनेस करेंगे बिजनेस नहीं टिकेगा, नौकरी करेंगे नौकरी नहीं टिकेगी। ये वही लोग होंगे, राहु तो दसम में बैठ गया पर शनि के हालात अच्छे नहीं है। अब इस दसम भाव के दोष को ध्यान से समझना। दो ग्रह इस दोष को दूर कर सकते हैं, यानी दसम भाव के दोष को दूर करने की कैपेसिटी दो ग्रहों में होती है। वो ग्रह कौन से हैं? गुरु और बुध। समझना, सपोज कीजिए कि किसी का राहु बैठ गया दसम में, शनि भी थोड़ा हल्का हो, अब हल्का हो गया तो आपने कहा पाया, अरे यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ मामला हो गया, तो नौकरी नौकरी तो छूट जाएगी, इसकी नहीं कर पाएगा। तुरंत देखिए क्या इस बच्चे का या इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध कैसे। अगर गुरु और बुध अच्छी हालत में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे कोई टेंशन का विषय नहीं। वो जो अशुद्धि हुई है, जो त्रुटि हुई है, जो कमी आई है दसम भाव में, उसको ठीक कर देंगे। कब ठीक होगा? वो एक अपनी उम्र आने पर वो ठीक, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। गलतियां करेगा और ठीक हो जाएगा। दसम ग्रह, दसम भाव पर मंगल बैठा हो, सूरज बैठा हो, अकेला अकेला मंगल हो, अकेला सूरज हो, अकेला शुक्र हो, अकेला शनि हो, अकेला बुध हो, ये सब नौकरी को जोड़ करके रखते हैं। यानी कि वो व्यक्ति नौकरी रोजगार में जल्दी सी अपने बेवकूफियों से नहीं गड़बड़ी करता है। ये लोग वो होते हैं जो अपने नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इनमें डेडिकेशन होता है। जिस व्यक्ति का शनि जितना स्ट्रांग होगा, उस व्यक्ति में कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करने की इच्छा शक्ति रहती है, इसलिए वो काम से मन नहीं चुराता। भाई सिंपल सी बात है, आप सोचिए, आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है, आप कहते हो 8 घंटे का काम हो, पर वो आपको 10 घंटे काम करके देता है। आप जो काम कहते हो भाग भाग के करता है। आप बताओ कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग में क्या होगा? आप तो भगवान से प्रार्थना करोगे ये नहीं जाना चाहिए। फिर 1 साल के बाद वो कहता है, अच्छा जी बाबूजी मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरा गुजारा नहीं चल। आप कहते हो भाई रुक, पहले चाय पी, पानी पी, तू जा मत, कितना चाहिए मुंह से बोल। वो कहता है बाबूजी मेरे को पड़ोस की फैक्ट्री के अंदर तो 5,000 फालतू मिले। कह रहे तू मत जा, मैं 5,000 खुद ही देता हूँ। आप ऐसा ही करता, हर बिजनेसमैन करता है, क्योंकि उसको पता है ये दूसरे की अपेक्षा ज्यादा बेटर काम करता है, फोकस्ड आदमी है। मैं ऐसा आदमी मार्केट में दोबारा ढूंढूंगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे मत जाने दे। और 1,000 2,000 की भी परवाह नहीं करता। अगर उसको लगता है 2,000 फालतू मांग रहा है तो कहता चला छोड़ यार, टेंशन नहीं लेनी। सिंसियर बंदा है। यानी ये सिंसियरिटी कहां से आ रही है, किस ग्रह से आ रही है? दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों से, या दसम भाव जिन ग्रहों के आधार पर टिका हुआ है। और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, 10वें को बैलेंस करने की पावर गुरु में और बुध में बहुत जबरदस्त होती है। अगर कहीं पर भी दोष है और बुध और गुरु दो ग्रह अगर अच्छे हैं, ये दशम को बैलेंस करते हैं। यानी उस व्यक्ति में इतनी बुद्धि दे देगा, इतना ज्ञान दे देगा, अगर वो गलती कर भी जाएगा ना अपने वर्क एरिया पर, तो भी वो सुधार कर जाएगा, तुरंत सुधार लेगा। तो ये कोई बात नहीं। तो ये तो एक केस हुआ। तीसरा नंबर सर क्या है? इसमें तीसरा नंबर है नवम भाव। कि ये सारी चीज ठीक है, पहला भी ठीक है, 10वां भी ठीक है, मतलब बंदा दिमाग से ठीक है, चरित्र से ठीक है, स्वभाव से ठीक है, कर्म से भी ठीक है, काम भी ठीक करता है, पर भाग्य साथ नहीं देता। यानी नवम भाव भाग्य हुआ। अब नवम भाव किससे बना है? गुरु से बना है।
अब टोटल फोकस हो जाओ गुरु पर। पक्का गुरु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस कुंडली में पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो छठे में बैठा हो गुरु, आठवें भाव में बैठ जाए गुरु, 12वें में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, और किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए, किसी पाप कर्तरी के में बीच में फंसा हुआ हो। ये भी एक समस्या हो सकती है। तो अगर ऐसी समस्या में गुरु फंसा हुआ है तो फिर गुरु के इलाज पे जुट जाओ। है तो उसको इलाज बताओ फिर नवम भाव के उपाय, कि भाई महीने में एक बार तीर्थ यात्रा कर ले, 6 महीने में कर ले, साल में कर ले, तीर्थ यात्रा जरूर कर। तीर्थ यात्रा पर जाकर के मंत्र जप कराकर, तीर्थ यात्रा पे जाकर के दान पुण्य कराकर, इससे क्या होगा, नवम भाव एक्टिवेट होगा। और कहो कि किसी व्यक्ति को गुरु बना ले, गुरु दीक्षा ले, गुरु ज्यादा पीड़ित है गुरु दीक्षा ले, गुरुओं को दो दान पुण्य वगैरह करो, गुरु मंत्र का जाप कराओ, और जो भी लाल किताब के हिसाब से उपाय बनते हैं गुरु की स्थिति को देखते हुए उसको उपाय कराओ। पर उपाय लंबे समय तक, वो 3 साल 5 साल कम से कम टाइम, क्योंकि नवम भाव बिगड़ा हुआ है ना, तो ये जल्दी सुधरते नहीं है। ये भाव भले बड़े सेंसिटिव भाव होते हैं, ये सुधरते नहीं है। ये तो कोई किस्मत ही अच्छी हो, पीछे से ही अच्छा बना बनू करके लेके आए तो बात अच्छी है, अदरवाइज तो ये बिगड़े बात तो सुधरते कम है, इनमें बहुत ज्यादा समय लगता है। अगली चीज है, अच्छा ये पहला पार्ट हो गया भाई किन किन लोगों की नौकरियां छूट जाती बार बार, ये इन स्थितियों से छूटती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि साहब कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो, पॉलिटिक्स का शिकार में भी छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका छठा भाव सुपर एक्टिव है, सुपर एक्टिव का मतलब आपके दुश्मन तो तैयार बैठे हैं, आपको फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जरा सी नींद में आए उसी समय वो अटैक करते, तो वहां पे पॉलिटिक्स होती है बहुत ज्यादा। वहां पर भी विशाल जी बुध का रोल और राहु का रोल बहुत अच्छा है। अगर बुध कमजोर हुआ और राहु कमजोर हुआ तो आप पॉलिटिक्स के शिकार हो जाओगे, और बुध और राहु बढ़िया हुआ तो आप पॉलिटिक्स का शिकार दूसरों को बना दोगे। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करके देखो। सर इसमें मेरे पास जो कुंडली है सर, उसमें 1, 10 और 9 तीनों भाव खाली हैं। हम्म। हाँ तो शनि शनि हम्म की जो हालत है वो थोड़ी सी मंदी है, बिकॉज शनि भी 5वें घर में है केतु के साथ। हम्म और जुपिटर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, जुपिटर 12वें भाव में है, सूरज, बुध और शुक्र के साथ। हम्म और राहु 11वें में है सर। हाँ तो पहली बात तो प्रॉब्लम क्या हुई, पंचम में आप जाकर के देखोगे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई पांचम जाकर शनि। के। शनि और केतु जब भी पांचवें में होंगे तो स्वजाति जी ऋण बन गया। स्वजाति ऋण का मतलब ही है कि खुद का दोष, स्वयं का दोष, यानी कि वो व्यक्ति जो डिसीजन लेगा, वो जी। डिसीजन की कोई गारंटी नहीं कि वो सही डिसीजन जाए। यानी कि सूरज, सूरज का शत्रु वहां पर बैठा हुआ है, शनि हाँ बैठा जी। हुआ है, जी। केतु बैठा हुआ है, एक जी। तरह से। तो सूरज अपने आप बाधित हो गया। तो हाँ जी। फर्स्ट हाउस तो सूरज और मंगल से मिलके बना है, तो जी। फर्स्ट हाउस पे डेंट लग गया। हाँ जी। मंगल की पोजीशन आप देखेंगे, पक्का यही मंगल। सूत्र मिलेगा, पहला 10वां 9, और कोई दूसरा रीजन ही नहीं मिलेगा। शनि केतु के साथ बैठा तो ऑटोमेटिक मद्दा हो गया। अब दसम में कोई बैठा होगा तो वो अगर टक्कर इनको मार रहा होगा तो अच्छी खासी टक्कर मार रहा होगा। दसम राहु खाली है बैठा है, खाली है, बहुत अच्छी बात है, खाली है तो कम से कम इनको उसकी टक्कर नहीं लग रही है। जी। मंगल कहाँ है, तीसरे में। मंगल ठीक है, जी। तीसरे में, क्योंकि लाल किताब के नियम के अनुसार मंगल तीसरे में ठीक है, ठीक जी। है ना। तो मंगल का है तो यहाँ पे पहला भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, शनि भी मद्दा हो गया, गुरु जी। भी मद्दा ही है। हाँ जी। हाँ तो वो दोष की वजह से ऐसा हो। तो इस क्या फिर अपने को किसको पकड़ना होगा? शनि को भी पकड़ना होगा, गुरु को भी पकड़ना होगा, सबसे और पहले बुध को भी? सबसे पहले सूरज को पकड़ना होगा। अच्छा।
पहले पहले भाव को, वो ये ना सबसे पहले यहाँ ठीक करो। कोई भी बीमारी है ना, इसलिए जी जैसे आज जिन लोगों को बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है ना, तो जी डॉक्टर उनको यहाँ से स्ट्रांग बनाता है, कहते हैं इनको मेंटली स्ट्रांग कर दो। अगर ये स्ट्रांग हो गए तो हमारी दवाई असर करेगी नहीं, दवाई भी असर नहीं करेगी। तो वही चीज है, ये पहले भाव को स्ट्रांग बनाओ। पहला भाव स्ट्रांग बनाओ, बुध को पकड़ो। पहले भाव में यानी सूरज को पकड़ो, फिर बुध को पकड़ो, क्योंकि बुध कहाँ गया, 12वें में गया। 12वें में सूरज के साथ। हाँ, बेशक सूरज के साथ चला गया, 12वें में चला गया वहां पर। जी तो वहां पर वो सूरज के साथ 12वें में चला गया, तो बुध गड़बड़ हो गया। मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि गुरु और बुध अगर जी ये भी स्ट्रांग होते हैं तो दसम तो भाव अच्छा। के दोष को ठीक कर देते हैं। जी अब बुध खुद 12वें में चला गया, तो ये गड़बड़ हो ही गया। तो इस तरीके से देखेंगे, ये बिल्कुल सटीक काम करेंगे। तो सर इसमें बहुत सारे ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा, सूर्य का भी एक साथ नहीं, बुध का ना भी। ना विशाल जी, अच्छा। कभी भी एक साथ सभी ग्रहों को, मेरे से भी कई लोग परेशान इसी बात को लेके रहते हैं कि सारे ग्रहों का करा दो इलाज। अरे भाई, सारे ग्रह क्लैश कर जाएंगे आपस में। आप सोचो, आपने सूरज का भी उपाय शुरू कर दिया, शनि का भी उपाय शुरू कर दिया, आप बताओ उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। उल्टा हो जाएगा दोनों। एक गोली आप ऐसी दे रहे हो जो शरीर में गर्मी पैदा करे, फिर कह रहे हो थोड़ा ठंडा पानी के साथ कोका कोला भी पी लो। है ना? तो वो मतलब असर किसका होगा, वो नलीफाई कर देगा। देखिए, तो फिर इसमें सबसे जब हम इम्पोर्टेंट ग्रह उपाय क्या है, करते शनि हैं पहले? की बात, तो उनको कहिए कि पेशेंस रखना है हमको। ठीक है पहले सर। फर्स्ट चीज को ठीक करना है, सबसे पहले सूरज को ठीक करो। अच्छा। सूरज को ठीक करो, यानी कि सब जाति ऋण का उपाय बताओ उसे। अच्छा। सब जाति ऋण का मतलब ही क्या है कि वो डिसीजन ही ऐसे उठ पटांग लेगा, जो डिसीजन उनके उल्टे साबित हो जाएंगे। अब उठ पटांग का मतलब ये हो गया, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत डिसीजन लेगा, यानी वो जो भी डिसीजन लेगा वो बेचारा उल्टा साबित होगा। उल्टे पड़ जाएंगे। बेशक वो तो अपने सही दिमाग से चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो नेगेटिव मंशा से कर रहा है, नहीं, वो पॉजिटिव मंशा से काम भी कर रहा है तो भी नेगेटिव पड़ रहा है। तो वही सब जाति ऋण हो गया ना। तो सब जाति ऋण का इलाज करो। वही संडे के दिन गायत्री मंत्र से हवन करवाना, संडे के उपवास कराइए, गायत्री मंत्र का पाठ कराइए। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। फिर ये देखिए, सूरज का कौन सा ग्रह मित्र है जिसका इलाज मैं साथ कर सकता हूँ। जैसे जब सूरज का आप उपाय शुरू कर रहे हैं, तो आप बुध का उपाय भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुरु की स्थिति ठीक नहीं, तो आप गुरु का उपाय भी एक साथ शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से लेके अब शुक्र का उपाय मत शुरू कर देना। सूरज का चल रहा है, शुक्र का भी साथ में चला दिया, तो वो कई सर बार बुध और गुरु रिजल्ट का होता है। उपाय साथ में कर सकते हैं? किसका? बुध और गुरु? नहीं, बुध गुरु का नहीं करना। या तो सूर्य का करो, बुध का करो, और नहीं तो बुध को छोड़ दो, सूरज का करो, गुरु का करो। इस तरीके से मतलब वो एक हमें को एक पैटर्न बनाना पड़े। जी 5 जी 3 महीने, 3 महीने इसका, 3 महीने इसका, फिर कुछ उपाय लंबे समय। अब जैसे जी मान लो सूरज का आपने उपाय दे दिया 1 साल, जी 3 महीने कर लिया आपने बुध का, 3 महीने बाद बेशक आप गुरु जी। का शुरू कर दो, फिर वो क्लैश नहीं करेगी वो एनर्जी। अच्छा। ऐसे मिड में जाकर के आप उनको दे दो, एनर्जी क्लैश नहीं करेगी, लंबे चलते हैं। ये देखो, ये तो प्रॉब्लम कुंडली की तो लंबी चलने वाली चीजें हैं। जी जी। ठीक है। हाँ, धन्यवाद सोनिया जी। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे। गुरुजी, जैसे अभी आप छोटे भाई का बता रहे थे, मैं थोड़ा सा मिस कर गई, थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई। तो मार्स जैसे हमने फर्स्ट भाव में बिठा लिया और थर्ड हाउस में सैटर्न आ जाए, तो जी, इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे हम? पहले आप बना करके प्रैक्टिस कर लो, वीडियो आएगा, है ना। प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं हम लोग कि छोटा भाई हमें फायदा देगा कि नहीं देगा, कितना देगा, वो सब हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मंगल लगन पे जब आ रहा है और शनि तीसरे भाव में आ रहा है, तो शनि वहां पे कितनी ताकत के साथ आ रहा है। क्योंकि शनि जब मंगल के भाव में आएगा, यानी कि जी। तीसरे भाव में आएगा, तो उससे मंगल हम्म अपने आप ही डिस्टर्ब हो हम्म जाता
मंगल हाँ, अपने आप मंगल और बुध का घर है, तो बुध के लिए तो अच्छा है शनि, लेकिन हाँ हाँ मंगल के लिए नहीं है। सोनिया जी, दो चीजें देखी जा रही हैं यहाँ पर। पहली बात तो भाई कितना मजबूत होगा, यानी कि हम्म। मजबूती। मजबूती देखी जाएगी तीसरे भाव से, तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह से। ओके। पॉइंट समझे? अब वो हमें हम्म। मदद करेगा कि नहीं करेगा तो ये देखना पड़ेगा। मंगल को कोई दोष तो नहीं लग रहा, मंगल किसी कारण से कमजोर तो नहीं हो रहा। तो इसलिए एक बार वीडियो देखो, फिर लगा के देखना। जब तक मैं और प्रश्न ले लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों जी के जी प्रश्न लेना चाहता हूँ। हाँ जी सुनीता गुरु शर्मा जी। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रहे अभी जो जॉब के लिए पूछे थे कि जॉब लगना है, जो नए बच्चे पढ़कर निकले हैं, तो जी, उनके जॉब नहीं लग रही है, तो उसमें कौन सी ग्रह देखेंगे? ग्रह वही होंगे सुनीता जी। सिर्फ जॉब जी का प्लेनेट पकड़ना है शनि को। बड़ा आसान टेक्निक बताता हूँ। जैसे आपने जी कुंडली बना ली और बना के ये तो देखी भाई, ये इसको जॉब में जाना है तो शनि ग्रह को देखना है वर्षफल में। अच्छा, वर्ष फल पहले में। देखना मेन ग्रह, पहले तो देखो मेन कुंडली देखनी है आपने। मेन ग्रह में मेन तो लग्न में ही नहीं नहीं, शनि खराब है। हाँ तो खराब है तो फिर तो दिक्कत देगा ही देगा। फिर शनि के उपाय कराओ, शनि को मजबूत करो। फिर तो राहु के साथ गुरु बैठा है, वो भी खराब है। हाँ नहीं नहीं, देखो पहले तो उसको ठीक करो। देखो जी प्रेडिक्शन तो जब आएगा सही सही, जब आपका मेन कुंडली आपको अलाउ करेगा। प्रॉमिस तो दे कुंडली। देखो वही तो फिर। प्रॉमिस, जी जितने भी प्रकार के प्रॉमिस हैं वो आपकी जी मेन कुंडली से ही आएंगे, ये ध्यान रखना। फिर जी वो प्रॉमिस पूरा कब होगा, ये बात जी ही सिर्फ वर्षफल बता सकता। जी वर्षफल कोई जादू नहीं है कि अपन ने हर एक का उपाय करना। सबसे पहले वहां से देखो कि D1 यानी कि मेन चार्ट आपको नौकरी के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आपने देखा कोई बच्चा आया, उसका शनि छठे में देखा, छठे में भाव में। अब आपने देखा यार छठे भाव का शनि तो ठीक रहता है, इतना खराब तो नहीं रहता। जी आपने देखना है कि इस शनि को कहीं बुध से मदद आ रही है, कहीं शुक्र से मदद आ रही है, कोई उल्टा जी सीधा ग्रह तो नहीं बैठा, शनि को रोक तो नहीं रहा, बेशक ये छठे में बैठा है। तो जी आपने कहा यार ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि अच्छा है मतलब ग्रीन सिग्नल है कि नौकरी तो इसको मिल जाएगी। और प्रश्न अगला है कि कब तक मिल जाएगी। तो आप एकदम वर्चुअल बनाया और देखा कि इस साल शनि कौन से खाने में बैठा है। आपने खाना जी पकड़ लिया, आपने कहा अरे ये तो खाना नंबर 4 में आ गया इस वर्चुअल में। तो आपने देखा ये जो चौथा खाना है ये कौन से महीने में एक्टिवेट हुआ, वर्षफल वाले। तुरंत हिसाब लगाया और कहा, अरे यार ये तो इस महीने में नौकरी लगने के चांस सबसे ज्यादा है। और लगन में ही गुरु ये शनि खराब हो तो उसका फिर क्या उपाय करेंगे? तो फिर लगन तो में ही शनि है। उपाय के तो फिर तो जो जो उपाय आपको बताए थे वो उपाय जी करो। लगन का शनि काफी दिक्कत देता है ना। तो तो वही तो काफी परेशानी है, 1 साल के करीब में हो गया है बच्चा का, तो इसीलिए सबसे मैं बढ़िया पूछ रही बात थी। है उनको समझाना भी तो मुश्किल होता है ना, उनके लॉजिक को क्लियर करना भी तो मुश्किल होता है ना। आप नहीं, कैसे लॉजिक समझा तो नहीं पाओगे? लगाता है, मेहनत बहुत करता है, मेहनती बहुत है। लगन का शनि ही मेहनती बनाता है। आप ध्यान पे रखना, देखो शनि क्या है। पहली बात तो ये समझो, अगर जी मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको भगवान मौका दे, हर किसी को, जी जी कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक रास्ता ये है कि तुम्हें मेहनत करके जाना है, और एक रास्ता दूसरा है जहां वहां पर भी 1 ही करोड़ मिलेंगे, पर तुम्हें जी मेहनत नहीं करनी, तो जी आदमी कौन सा रास्ता पकड़ेगा? वो तो इजी इजी रास्ता ही जाना चाहेगा। वो तो इजी रास्ता पकड़ेगा। जी शनि का मार्ग मेहनत का काम है, मशक्कत का काम है। शनि की खराब स्थिति का मतलब क्या है? खराब स्थिति का मतलब है वो एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहा है हाँ, जिसकी मेहनत बहुत आवश्यकता भी नहीं है, और दूसरे भी देख रहे हैं ये आदमी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतनी की आवश्यकता नहीं है। हम्म,
तो फिर उसका शनि का उसको तो फिर तेल का तो दान नहीं कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर कर सकते सकते? हैं? अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका तेल का दान करवा सकते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो करवा सकते ऐसे क्योंकि उसके बुनियाद में भी चंद्रमा है, तो ऐसे भी वो डैमेज ही है। हैं। नहीं, मैं तो आपसे दूसरी बात ही कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ अगर लगन पे बैठा है तो आप करवा सकते हैं। अच्छा। वो करवाइए, जैसे शनि। भगवान शिव की पूजा करवाइए उनसे। जी। और हाँ। गुरु राहु भी खराब है, साथ में है, वो भी खराब है। हाँ, तो गुरु गुरु राहु को भी ठीक करो। तो गुरु ऐसे राहु। अमृतसर में तो तीर्थ स्थल है, जैसे हनुमान जी, आप बैठे हुए हनुमान जी है, तो वहां तो वो तीर्थ स्थल ही माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जा सकता है वो बच्चा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको तीर्थ मान ले वही तीर्थ है। जी, तो यानी शनि का दान करवाए बच्चा से। मैं ये नहीं कह रहा अगर शनि के दान कराने से नौकरी मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैंने मेहनत सुनीता जी बहुत करता कुंडली है नहीं सर। देखी है। नहीं, नहीं। नहीं मैं लेकिन गुरु मैं उस बात मेहनत तो पे बहुत कोई विवाद कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो खुद मान रहा हूँ ऐसे बंदे मेहनती ज्यादा होते हैं। जी। कोई बात नहीं, कराई है ना। हाँ आशु जी। जी गुरुजी, जैसे अभी तक हम लोगों ने कोई गोचर पे बात नहीं की है। जैसे कोई छोटी यात्राएं भी हम आशु थर्ड जी हाउस। आशु जी आशु जी, गोचर होता ही नहीं लाल किताब में। वर्षफल किस लिए बना है? ओके, लेकिन अगर हमने छोटी यात्राएं देखनी है हाँ, तो कि देखो। यात्रा यात्रा के लिए केतु ग्रह बना है लाल किताब में। वर्षफल में केतु देखो। ओके। हाँ, मतलब सामान पैक कर लिया, केतु डिसाइड करेगा। सामान पैक कर लिया तो ये यात्रा होगी कि नहीं होगी। प्लानिंग बना ली, यात्रा होगी कि नहीं होगी, केतु डिसाइड करेगा। सिंपल है। वैदिक ज्योतिष का गोचर यहाँ थोड़ी लगेगा अब। तो इसलिए हमने बिल्कुल कोर्स में बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं किया। जी जी जी। हाँ। सर वैदिक का कंसेप्ट है तो उसमें लगेगा। थैंक यू सर, गुरुजी। एक हाँ केस अभिषेक जी, में अभी रुक जाओ कुमुदी जी, एक मिनट हैंड रेज ठीक कर लो। अब आपने बोल दिया, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ अभिषेक जी। सर नमस्कार सर। सर अभी जो शनि पे बात चल रहा था, तो मैं थोड़ा पर्सनल अपना बताऊंगा कि मेरा शनि जो है लग्न में है, लेकिन मेरा 22 साल में ऑफिसर में जो है, मैं अपने बैच का सबसे यंगेस्ट ऑफिसर था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी नौकरी कैसे लगी। अभिषेक जी, यही तो गड़बड़ है। आप प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हो। अब सर इसीलिए आपको तो। तो नहीं 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 नहीं, आपको ये प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। आपने आधी बात पकड़ के वो बात कह दी। समझो बात को। आपने ये क्या मैसेज दिया? आपने स्टूडेंट को ये बताइए कि देखो लगन पे शनि बैठा है, पर मेरे सूरज की हालत ये है, मंगल की स्थिति ये है। पूरा डिस्क्राइब करो। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ग्रह अगर गलत बैठा हुआ है तो उसके दोष को दूर करने वाली ताकतें कुंडली में होती हैं। आप वो भी डिफाइन कीजिए तो लोगों को सूर्य और समझ में आए। सूर्य और गुरु भी सर 8वें में है। मतलब ये भी जो है ना बहुत क्या चीज अगर है? सूर्य और गुरु 8वें में, सूर्य गुरु शुक्र 8वें में, गुरु और शुक्र और सूर्य हाँ, 8th हाउस, अब मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 11th में, चंद्र मंगल 11th। हाँ, तो इस कुंडली को आप बना करके देखिए। सूत्र के अनुसार आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि लगन के शनि पे। मैंने बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ समझाया कि राहु दशम में बैठा हो तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जिन्होंने 8-10 तरह की नौकरियां करके छोड़ दी होंगी, और एक वो मिलेंगे जो एक साथ 8-10 धंधे करके बैठे हैं। वो किसी भी धंधे को नहीं छोड़ा, सब में पैसे कमा रहे। तो वो राहु भी दशम में, वो दोनों वहीं पे बैठे हुए। पर अन्य ग्रह, आपने समझा आपकी कुंडली में ताकत क्या है? क्या ताकत है अभिषेक जी, बताओ चलो। सर इसके बुनियाद में बुध बैठा हुआ है, शनि की बुनियाद में बुध बैठा हुआ है। वो और तो है ही है। सर बुध 9th में है, तो शनि की बुध बुनियाद में बुध 9th में बैठा है। है। शनि और की सूर्य बुनियाद में बुध बैठा है, और सूर्य और शुक्र, चंद्र मंगल, और 4th में है सूर्य और बृहस्पति से। नहीं वो ठीक है। आपके चंद्र मंगल 11वें भाव में बैठे हैं। हाँ सर 11 मंगल। तो चंद्र मंगल को आप देखिए, मंगल कितना स्ट्रांग हो गया।
एक एक चीज पकड़ के बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि सूरज और मंगल अगर कुंडली में किसी भी कारण से स्ट्रांग हो जाएं तो पहले भाव का दोष खत्म, फर्स्ट हाउस का दोष खत्म। पहले भाव में केतु भी है, शनि केतु। तो अब मैं मान गया ना, आपकी मैं कुंडली मान तो रहा हूँ कि खाली बहुत मंगल ही चला रहा है ना सर। बहुत गड़बड़ हो गई। मैं तो मान रहा हूँ कि गड़बड़ कर दी। पहले भाव में शनि भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया, या राहु भी बैठ गया, कुछ भी बैठ गया, पर उस दोष को मालिक कौन है, जमीन किसकी है और मालिक कौन है, अपना तो देखो से कंसेप्ट ये है, चार उसको देखना है। मंगल को देखो, जब भी चंद्र मंगल साथ हो जाएं, जब भी चंद्र गुरु साथ हो जाएं, ये बहुत बड़ा योग बन जाता है। लाल किताब खुद इसको मानती है कि बहुत बड़ा योग है ये। दोष को दूर कर दिया इसने। दूसरा, शनि के दोष को, शनि अब नीच का नहीं रहा, जैसा दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि वो बुध की बुनियाद में बैठा, उसकी बुनियाद में बुध है, शनि की बुनियाद। और अभी क्या समझाया, दसम भाव में, दसम भाव के दोषों को, दसम का मतलब ये जरूरी को 10th हाउस ही है, दसम का मतलब आपका कर्म क्षेत्र, इसके दोषों को गुरु और बुध बैलेंस कर देता है। तो हमें ना पूरी ऊर्जा को देखना होता है कुंडली में। अगर कोई ऊर्जा नेगेटिव जा रही है तो हमने ये भी देखना कि पॉजिटिव क्या जा रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा किसी के घर का जो 90% नंबर नहीं लेके आता, बच्चा लेके आता 70% मार्क्स ऑन एवरेज बच्चा है। अब आप सभी लोग बताना, पर उस बच्चे की खासियत है, उसकी कोई बुरी संगत नहीं है। और क्या खासियत है, बोला माँ बाप का कहना मानता है। एक बच्चा वो है जो 90% मार्क्स लेके आता है, ना माँ बाप की सुनता है ना किसी के बाप की मानता है। अब दोनों के माँ बाप का अलग अलग इंटरव्यू ले लो, किसके लिए कौन सा बच्चा बढ़िया है। तो जो बच्चा एवरेज में भी आ रहा है पर उसको नुकसान माँ बाप को नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार का हार्म नहीं कर रहा बच्चा को, पहले वाले का बेटर है। इसीलिए यस, इसीलिए कुंडली में भी दोष आना कोई बड़ी चीज नहीं है, दोष का हरण हो जाना वो बहुत अच्छी चीज है। भाई कुंडली में तो दोष आएगा ही आएगा ना कहीं तो हर एक की कुंडली में दोष आएगा। तो यही तो कारीगरी है, यही तो ज्योतिष की एक्सपर्टीज है कि वो पकड़ ले कि कौन से ग्रह का दोष खत्म हुआ और किसका खत्म नहीं हुआ। देखो, जब आप कोर्स में थे मैं एक बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि गुरु चौथे का, कि गुरु के चौथे में हो तो उच्च का होता है, लाल किताब भी कहती है उच्च का होता है, और वैदिक ज्योतिष भी चौथे भाव में बैठे हुए गुरु की बहुत तारीफ करता है। पॉइंट समझ रहे बात। पर लाल किताब ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया, क्योंकि हमारे यहाँ नवमांश तो नहीं है ना लाल किताब में कि नवमांश में जाके चेक कर लो। तो नवमांश में तो टेक्निक अलग प्रकार से चली जाती है, यहाँ पे तो यही चेक करना है। अब राहु बैठ गया दूसरे में, पांचवें में बुध शुक्र बिठा दिए, या पांचवें में नवम में बुध शुक्र बिठा दिया आपने, वो गुरु क्या रिजल्ट देगा, गुरु ने रिजल्ट ही नहीं देना है। अब देखने में वो बहुत अच्छा है, इवन चाहे वो कर्क राशि का ही गुरु क्यों ना बैठे, उसके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे। अब है बहुत शानदार ग्रह, तो यानी कि जो ग्रह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और वो अंदर से खोखला है, अंदर से रिजल्ट नहीं देख रहा। अब फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कोई कर्क लगन का व्यक्ति है और लगन स्थान में ही मंगल बैठा है, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से क्या होगा, मंगल नीच का हो गया लगन में ही, फर्स्ट हाउस में ही हो गया। पर अब जैसे ही हम उसको लाल किताब की कुंडली बनाते हैं, मंगल तो अपनी राशि का हो गया, अपने घर में हो गया। देखो पासा पलट गया कि नहीं पलट गया। पर बात यहीं पे नहीं खत्म होती, लाल किताब कहती है अब आगे बढ़ो, उसकी मंगल की बुनियाद में देखो, उसके शुभ ग्रह उसको मदद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ये देखो, कोई पाप ग्रह उसको टक्कर तो नहीं मार रहा वो देखो, कोई उसको दुश्मन उसको रोक तो नहीं रखा। जब हम सारी कंडीशंस को देख लेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि ये मंगल पहले भाव में बैठ करके वो तलवार वाला मंगल है या बेकार मंगल है, तो डिसाइड होगा।
अदरवाइज नहीं होगा डिसाइड। हमारे अमित शाह जी की कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठा है। अब देख लो कितने लोग मानते होंगे नीच राशि में बैठे। कईयों के सर मैंने मंगल, उसका भी कईयों के एनालिसिस मैंने किया कि कुंडली कईयों के मंगल बिगाड़े हुए सर हैं। तो ये इस कभी नहीं इस पॉइंट से, यही तो टेक्निक सीखनी है कि गहराई में छुपा हुआ कौन सा ग्रह है जो इस व्यक्ति को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है, और कौन सा ऐसा ग्रह। अभी एक हमारी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करी है, डिविजनल चार्ट्स में नई है, उन्होंने कंसल्टेशन ली थी मुझसे। 5 ग्रह नीच के हैं वैदिक ज्योतिष में। वो तो चलो मैंने पकड़ लिया, दिखते ही तुरंत मैं समझ गया, और जो बोला वो बड़ी खुश हुई, और वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने कहा कि वो कई जगह से ज्योतिष सीख रही है और काफी सालों से ज्योतिष सीख रही है। उन्होंने कहा फिर भी मैं आपका डिविजनल चार्ट्स कोर्स में मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत उसी समय ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने अपने इस रीजन को समझा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें गच्चा खा, तो मैंने उनको सिस्टमेटिक वे से ही उसमें समझाया कि कैसे इनमें से एक भी ग्रह नीच का आपका ऐसा नहीं है जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा हो। यही चीज आपने सीखनी, और उनको मैंने लाल किताब के नियम से ही समझाया, अलग से नहीं समझाया। तो ये बहुत इजी है, तो इस बात में आप चिंता ना करें। जो सूत्र है वो सटीक सूत्र है। आप बेशक अपने ग्रुप में भी डाल देंगे तो आपको पता लगेगा। गुरुजी जैसे इनके थैंक यू सर। 11th में चंद्रमा और एक साथ बैठे हैं ना, क्या जी? मंगल, अभिषेक चंद जी ने जो अभी कुंडली बताई है चंद्र अपनी, मंगल एक साथ? हाँ, तो वो शनि के घर में बैठे हैं तो डेंट नहीं लगेगा नहीं क्या? नहीं, 11वें भाव का नियम है, कोई भी ग्रह ना उच्च का ना नीच का। ओके। यहाँ पर ये लाभ में हो गए। दूसरी बात, वैदिक ज्योतिष में मंगल और चंद्रमा का मिलन ही लक्ष्मी योग है। ओके। चंद्र मंगल मिल गए, लक्ष्मी योग बन गया। अब चलो, लाल किताब तो लक्ष्मी योग वैसे नहीं मानती, मतलब नाम से नहीं लिखती लक्ष्मी योग, जी। तो वो भी चंद्र मंगल का मिलन बहुत अच्छा मानती है। ओके, ठीक है गुरुजी। वो भी पैसे का खजाना मानती है। शब्द बदल दिए गए, बात मतलब भावना वही है अब लक्ष्मी योग का मतलब क्या हुआ भाई? कहीं से पैसा आएगा तभी तो लक्ष्मी योग बनेगा भाई। चाहे नौकरी से आए चाहे धंधे से आए, कहीं से तो आएगा ना। लक्ष्मी योग जब भी तो मेंटेन रहेगा, चाहे रेंटल इनकम आए। चंद्र मंगल का योग बना, इसका मतलब पैसे का सोर्स अच्छा है। अब पैसे के सोर्स को संभाल करके रखना, वो काबिलियत किसकी चाहिए? बुद्ध की चाहिए। जी। सोर्स को बढ़ा देना, वो गुरु का आशीर्वाद चाहिए। जी। तो एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ, कहाँ कहाँ कमी है, वहीं से जो कमी आएगी उसको नोट करते जाओ। हाँ यार ये पॉइंट रियलाइज करो, क्या ये होता है आपके साथ? हाँ जी होता है, तो ठीक है क्लिक करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे इलाज करना चाहिए, इलाज करो। ऐसे होता है। ठीक है, हाँ कुमंत्रिनी जी। सर मैं एक कुंडली में देख रही थी कि मंगल बुध इकट्ठे हैं हम्म। और 10th हाउस में है। अगर मैं उसको लगन बनाती हूँ कि नहीं, देखना तो क्या है आपने, देखना क्या है कुमंत्री नहीं, जी हाँ, पहले? बहन भाई के बारे में देखना था ना। हाँ हाँ तो मैंने उसको लगन बनाया तो मंगल और बुध दोनों ही लगन में आ हाँ, गए। बहुत बढ़िया। और थर्ड हाउस में राहु हाँ और 9th में केतु। नहीं, वो तो जब थर्ड में राहु है तो केतु 9th में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसके हिसाब से मतलब बहन भाई तो नहीं, लड़के की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, लड़की पहले बता हैं। की लड़के की। हाँ, लड़के के छोटे भाई के बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में? हाँ जी, छोटे भाई बहन के। भाई बहन नहीं, आप दो चीज मत मिक्स करो ना जी, यहाँ तो बुध और मंगल अलग अलग मामला हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सर इकट्ठे बैठे हैं मंगल और बुध ना, दोनों ही वो इकट्ठे उन्हें बैठे हैं। बैठे रहने दो, आप एक को पकड़ो। कि आप भाई उससे छोटा भाई है तो उसको भाई को पकड़ो, तो तीसरे को पकड़ो ना। बहन अगर उससे ठीक, छोटी है तो फिर 5 6 को पकड़ना। समझो बात, राइट, नहीं तो ठीक चीज ही ठीक बिगड़ जाएगी। भाई ठीक ज्योतिष ठीक को क्यों कहते हैं कि भाई ये सिस्टमेटिक है, मतलब जी। आप हवा में नहीं तीर मार सकते ना। अब तीसरे पे आ जाओ तो बस देखो तीसरे को।
ठीक है, राहु है तीसरे में तो हाँ तो राहु, लाल किताब राहु तीसरे के बारे में क्या कहती है? वही के ठीक नहीं है। अरे बाप रे, पिटवाओगे कुमुदनी जी, आप मुझे पिटवाओ पक्का। आप नहीं, तीसरे तीसरे के भाव राहु के तो राहु को बहुत अच्छा बताती है। तीसरे के राहु तो अच्छे हैं। हाँ, अगर वो भाई के बारे में अगर हम सोचें किसी तो के वो बारे में भी वो ना आप पॉइंट ही नहीं समझे, आप कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए, जी है ना। देखो आपने, अब कैसे समझाऊं मैं, बेसिक थोड़ा कमजोरियां हैं। थोड़ा और वीडियो देखो जब तक मैं और लेता हूँ आपके ना। संजय जोशी जी, आपको सर दो मुन्नी चीज जी उसमें पूछनी थी। डालना, ग्रुप में डालना, स्टूडेंट जो है जवाब देंगे उसका, मैं भी जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है सर। ठीक। हाँ जोशी जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मेरे दो प्रश्न थे। एक तो ये ज्योतिष कैसे देखेंगे लाल किताब के अनुसार कि बंदा ज्योतिष बनेगा कि नहीं, और दूसरा जी, सवाल ये था कि कस्प कुंडली का इसमें पैटर्न या इसका तरीका है क्या इसमें लाल किताब में? जैसे आ, 23.5 डिग्री नहीं पीछे ले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो, कस्प वाला इसमें कंसेप्ट नहीं तो पहले वाला जवाब दे दीजिए मुझे। है। हाँ, पहले वाला जो आपके पहले क्या प्रश्न था, अच्छा ज्योतिषी बने कैसे, समझ गए। कैसे देखो, बनेगा, मतलब बनेगा कि नहीं, कुंडली में क्या ऐसे योग हाँ बनेंगे लाल किताब के हिसाब से, देखो, तो बनेगा कि नहीं? दो तरह के ज्योतिषी होते हैं। एक है नेचुरल ज्योतिषी। नेचुरल ज्योतिषी का मतलब होता है जो लिखवा करके लेकर के आया है कि भाई ये तो गलती से कोई किताब उठा लेगा ना तो भी उसको समझ जाएगा, क्योंकि भगवान ने उसे पीछे से देना है। तो है नेचुरल ज्योतिषी, यानी कि कुंडली में योग होना, और जितना मजबूत योग होना उतना बढ़िया। दूसरा होता है कि योग नहीं है कुंडली के अंदर, कुंडली में योग नहीं है पर सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है। और ज्योतिष में इंटरेस्ट आने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है लाल किताब में। अकेला शुक्र 8वें में बैठा है तो भी व्यक्ति का ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा। चंद्रमा 10th में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए। चंद्रमा चंद्रमा लगन में, पंचम में, नवम में, 10th में बैठ जाए तो भी व्यक्ति का ज्योतिष में बहुत रुझान होता है। मंगल मंगल पहले भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, और फिर जाकर के 8वें भाव में बैठ जाए, और फिर लास्ट में 12वें भाव में चला जाए तो भी ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट होता है उसका। फिर गुरु से आ जाओ, गुरु पहले भाव में आ जाए, ज्योतिषी बहुत कम बनते हैं ऐसे लोग, पर अगर बनेंगे तो बहुत सॉलिड बनेंगे, मतलब फिर वो अच्छों की छुट्टी कर देंगे। ये फिर से कह रहा हूँ, लगन में अगर गुरु होगा तो ऐसा आदमी प्रोफेसर बन के खुश है, साइंस और बहुत सारे काम करके खुश है, ज्योतिषी बन के खुश नहीं। पर अगर ज्योतिषी बनेगा तो बहुत ही शानदार और बहुत ऊंचे तबके का। पहले भाव में गुरु, दूसरे भाव में गुरु, और फिर छठे भाव में गुरु, 8वें भाव में गुरु, फिर 11वें भाव में गुरु, 9वें भाव में गुरु, 12वें भाव में गुरु, ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट पैदा करवाता है। तो चंद्रमा, गुरु, मंगल, ये लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट खूब पैदा करवाते हैं। एक होते जिनकी आत्मा में ही ज्योतिष बसा हुआ होता है, वो देखा जाता है सूरज के द्वारा कि सूरज कैसा, पहले भाव का सूरज, दूसरे भाव का सूरज, चौथे भाव का सूरज, 5वें भाव का सूरज, 7वें भाव का सूरज, 9वें भाव का सूरज, और 10वें भाव का सूरज ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट पैदा कराता है, मतलब उनकी आत्मा में ही ज्योतिष बसा होता है। तो ये तो है इंटरेस्ट पैदा करने का। अब ज्योतिषी कौन बनाएगा सफल, आत्मिक लेवल का, यानी सन, सूर्य से जो बनता है। तो आपने सूर्य को समझना है, सूर्य जिन जिन भाव में बताया है उन भाव में अगर अच्छा जगह बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ज्योतिष सीखता है और आगे बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरा है गुरु के द्वारा बनाया हुआ ज्योतिषी, गुरु के द्वारा बना हुआ ज्योतिषी वो भी बहुत अच्छे लेवल का ज्योतिषी बन सकता है।
तीसरा, फिर राहु से बनता है ज्योतिषी, पर राहु वाले ज्योतिषी बड़े भटकते बहुत हैं, ये मैं बता दूं। केपी भी सीख लेंगे, ये भी सीख लेंगे, वो भी ले, अच्छा सीखने में कोई बुराई नहीं है, वो लगाएंगे 3 विद्याएं एक साथ। मेरे पास एक व्यक्ति आकर के कहता है मैं 16 विद्याएं जानता हूं। जी, बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक ही कुंडली में एक टाइम में 12 से 13 विद्या लगा। तो मैंने कहा ऐसा आदमी तो हरियाणा का ही हो सकता है। तो वो वास्तव में हरियाणा का निकला। मैंने कहा साहब आपको अभी ये आइडिया नहीं है, 13 विद्याएं नहीं, तुम 2 विद्याएं लगा लिया करो, वो बहुत है, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। खैर, अ, ऐसे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पर इनके पास नॉलेज बहुत होती है, नॉलेज बहुत स्ट्रांग नॉलेज बेस होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं इनका? राहु, राहु जिनका दूसरे में हो, राहु जिनका तीसरे में हो, राहु जिनका चौथे में हो, राहु जिनका छठे भाव में हो, राहु जिनका नवम भाव में हो, राहु जिनका 11वें भाव में हो, राहु जिनका 12वें भाव में हो, राहु वाले ज्योतिषी बड़े अच्छे बन जाते हैं। फिर आता है केतु से, केतु भी ज्योतिषी बनाता है आपको। तो इनके अपोजिट, जहां जहां राहु बताया उनका अपोजिट केतु होगा, वो बढ़िया ज्योतिषी बना देगा। और अगर आपको व्यापारिक ज्योतिषी बनना है, व्यापारिक ज्योतिषी जो होते हैं अलग ही मिजाज के होते हैं, वो पहले डरा देंगे आपको, ढंग से डरा देंगे। जैसे कोई गया हमारा फलाना आदमी बीमार है साहब, हाँ हाँ बस समय आ गया जी, निकट आ गया, ये तो मार्केश की दशा चल रही है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? मारक का मतलब ही मरने से है जी, और क्या है? बस वो कुछ शक्ल ऐसी बना लेंगे, मुंह बना लेंगे, ऐसी हो, ये तो बड़ा भारी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया सब। और वो 2 बार नाड़ ऊपर नीचे घुमाएगा, मुंह ऊपर करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, वो बेचारे की सांस पल्स रेट जो पूछने वाला है उसके ऊपर नीचे और होगी। जब वो देख लेगा कि अब ये बिल्कुल काबू आ गया, नतमस्तक मुद्रा में आ गया है, तो वो कहेगा भाई बताओ महाराज जी करना क्या है, बस ये बता दो, अब अंतिम बता दो करना क्या है। फिर वो कहेगा भाई अंतिम ये कर तू, बस वो उसी के अंदर अपना हिसाब किताब बना लेगा सारा का सारा। फिर वो पूछेगा फीस, बोला फीस की कोई जरूरत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फीस पास जो मर्जी, अपनी मर्जी से दे दे, जो देना तेने दे दे, क्योंकि उसने जो लेना था वो ले लिया अपना। अब उन्हें क्या, फीस से कोई मतलब नहीं है उसका, तो उसको शाबाशी भी दे दी, कर दी। अब वो इतना तो समझ गया, होना जाना कुछ नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर भी थोड़ा बहुत शंका पेश कर देता है, तो आदमी पेशेंट वैसे डर जाता है, पर कोई उसको उसने तो बुद्ध वाली चतुराई वाले मौके पे देख करके, है ना। अभी मेरे पास फोन आया था, कल परसों की बात है, अमीर फैमिली से एक महिला थी, अमीर फैमिली से थी, कहती जी मैं 4 ज्योतिषियों के पास गई, सबने कहा भाई मेरा लड़का विदेश में ही पढ़ेगा। मैंने उसके विदेश का भाव देखा तो मैं तो मना कर गया था, तो मैं तो अपनी बात पे कहा कि ये तो लॉजिकली ठीक नहीं है। कहती जी 4 लोगों ने कहा। मैं कहा आपने, आपको जानते होंगे वो? कह जी हाँ जानते हैं। मैंने कहा ये तो कॉमन सेंस का विषय है, जिनके पास पैसा नाप शनाप है वो विदेश में करवा पढ़ाएंगे। एक माइंड सेट है अपने इंडियन लोगों का कि भाई पैसा है तो बाहर भेजेंगे हम। अब वो ज्योतिषी भी तो इस माइंड सेट को बड़े अच्छे से समझता है। मैंने कहा जी मत भेजना, क्योंकि बच्चा परेशान होगा आपका। तो बुद्ध वाला बनना है तो फिर बुद्ध अच्छा होना चाहिए, बुद्ध अच्छा होना चाहिए तो चालाकी वाला बुद्ध, हमेशा ध्यान रखना, चालाकी वाला बुद्ध अलग होता है, और बुद्ध का अच्छा होना एक अलग होता है। बुद्ध का अच्छा होना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, राइटिंग स्किल्स देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, हिसाब किताब देता है, कैलकुलेशंस देता है, साइंटिफिक सोच देता है, लॉजिकल ब्रेन देता है अच्छा बुद्ध। पर बुद्ध कौन सा खराब होता है चालाकियों वाला? जो पाप ग्रहों के साथ फंसा हो। ध्यान रखना, जो चालाकियों से दूसरे को कहता है अच्छा निकाल लो पैसा, वो बुद्ध थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से आदमी ज्योतिषी बनता है। थैंक यू।
ठीक है सब। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज तो 10:30 हो गए। अगला टॉपिक जरूर छाट के रखिएगा, जो उस पे डालिएगा अपने कि किस टॉपिक पे आप लोग चर्चा करना चाहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस आप करना एक आप भूल गए, आपने शायद डीएनए का उठाया था, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया क्लास में आने से पहले। हाँ डीएनए हाँ का जी क्या चीज गुरुजी। उठाई थी? जी गुरुजी, डीएनए से डिसीजेस जो होते हैं, जैसे कि एसएमए अच्छा, डिसीज समझ होता गया। है अच्छा, वैसे, नहीं नहीं, तो देखो वो वैसे कैसे तो पकड़ते आप इसको ऐसे समझो, जो अनुवांशिक रोग हैं, जो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो बीमारियां, यानी कि हम माता पिता दादा दादी से कौन सी बीमारी कैरी करके चल रहे हैं, वो चीज तो उसमें पता चल जाती है। ठीक है ना, उसकी टेक्निक है वो। अगर आप समझना चाहोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। और वैदिक हैं? ज्योतिष में इसको एक डिविजनल चार्ट्स होता है, D12 चार्ट, कि आप अच्छा। अपने माता पिता से दादा दादी से कौन सी बीमारी कैरी करके चल रही नहीं जैसे। सर, उसमें डीएनए डिसीज जो था ना, उसमें हाँ माता और पिता दोनों सिर्फ कैरियर है, और हाँ डिसीज जो है ना वो किसी भी जनरेशन में नहीं था, वो सिर्फ इसी जनरेशन में दिखाई दिया और उसका सीवियर इम्पैक्ट दिखाई दिया। और वो भी जो बाकी के सिबलिंग्स है उनमें से सिर्फ एक ही चाइल्ड को निकला। नहीं तो वर्षुली जी, इस लेवल की वैसा मेरी है। स्टडी नहीं है। मतलब वो डीएनए की अच्छा। कोई बीमारी, वो मेरी स्टडी नहीं। देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अ, मैं तो वो जो हेरिडिटी मुझे समस्याएं सिर्फ एक होती हैं, शंका थी उसमें कि जैसे जैसे कि हम लोग केतु को रूट्स मानते हैं, मूल जिसे जड़ कहते हैं हम लोग, तो केतु नहीं, से हम जड़ तो लोग ऐसे राशि को जड़ बोल बोलते हैं। सकते हैं क्या? नहीं नहीं, राशि को जड़ बोलते हैं। अच्छा, तो डीएनए डिसीज के लिए हम लोग केतु को नहीं पकड़ सकते मतलब? नहीं 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 नहीं, वो मेरी नहीं नहीं, मेरी उस पर एक्सपर्टीज ही नहीं है, मैं इसलिए कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो ये कह ओके। रहा हूँ, मेरी तो मैं इसको ऐसे समझा कि जो अक्सर डॉक्टर बोलते हैं ना, ये तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है। अच्छा, हार्ट हाँ की हाँ तो हाँ। आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या नहीं कैंसर वैसे की नहीं। फैमिली हिस्ट्री है, या डायबिटीज की फैमिली। ये चीज कुंडली से पकड़ी जा सकती है, लाल किताब से भी अ, पकड़ी जा सकती है। और वैदिक हम्म ज्योतिष में D12 चार्ट होता है, द्वादश चार्ट, उससे पकड़ी जा हम्म। सकती है। तो उसकी जैसे मेरे टेक्निक। पास गुरुजी एक केस आया था वैसे, जिसमें शुक्र बुध तो एकदम उच्च के थे, बहुत सारा अच्छा कॉम्बिनेशन सब दिख रहा था, लेकिन वो इंसान 10th तक पूरे गांव में नंबर 1, पढ़ाई में सब सब जगह नंबर 1, 11th में जैसे गया वैसे पागलों की तरह बिहेव किया, और पूरा एकदम लाइफ खराब हो गया उसका। उसने इतना माता पिता को मारने तक और सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। तो ये अचानक से ऐसे ट्विस्ट कैसे आ गया, वो मैं उसको नहीं पकड़ पा रही थी। ये तो ये सीजनो कुछ इस डिसीजेस बीमारी ऐसे होते, इस बीमारी का मतलब नाम सिजनोफेरिया। स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ, सिजनोफेरिया बीमारी का नाम। साइकोलॉजिकल। ओसीडी भी साइकोलॉजिकल बोलते हैं, नहीं है। नहीं ऑब्सेसिव नहीं, कंपल्सिव डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल नहीं होती है। ये मानसिक रोग है, बड़ा भयंकर रोग है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसको अच्छा। सिर्फ मैनेज किया जाता है, और वो भी सही समय पे पकड़ लिया जाए तो ठीक ढंग से। हाँ ये। इसको तो ग्रहों से पकड़ना मेरे लिए हाँ बहुत हाँ, मुश्किल रहा है नहीं उसमें। नहीं, अभी से कहाँ से पकड़ लोगे, ये तो 10 साल प्रैक्टिस करोगे जब पकड़ में आएगा। मेरे जैसा इंसान पकड़ता है बड़ी और मुश्किल से, ये और बड़ी एक मुश्किल केस होती थी, और एक केस थी, 10 साल की लड़की थी, सब ग्रह वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जैसे सोचने में तो सोच लेती थी, लेकिन 2 साल 3 साल पीछे थी। जैसे दस है। साल की लड़की है तो सिर्फ 7 साल की उम्र के हिसाब से ही सोचती थी। हाँ, ये बुध बुध को चेक करो, है ना। अच्छा। इसमें बुध ओके। को चेक करो, फर्स्ट हाउस और मरकरी, बस दो ही चीज चेक करो। तो आपको इसमें अगर बुध अकेला होगा अपने खुद के पक्के घर में, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो उसका इलाज तो नहीं होता है ना गुरुजी? नहीं, इलाज तो नहीं होता, पर साथी ग्रहों पक्के का घर इलाज पे क्या कर इलाज सकते हैं। नहीं करते हम लोग? नहीं नहीं, साथी ग्रह का इलाज करना होगा ना। अच्छा। हाँ, साथी अच्छा, ग्रहों तो से जो मदद जो पहुंचानी बुध को होगी। मदद कर रहे होंगे उनका इलाज करके हाँ नहीं उनको नहीं, स्ट्रांग सब बना के मदद, ऐसे कर हाँ, सकते हैं? मदद के जो शुक्र और शनि का इलाज करना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, ओके। फर्स्ट हाउस को चेक करो, फर्स्ट हाउस सूर्य और मंगल को चेक करो, फर्स्ट ओके। हाउस और बुध। जब तक ये पीड़ित नहीं होंगे, जब तक ऐसी बीमारी नहीं होगी। और जो केसेस कोमा के होते हैं वैसे उनको हम नहीं, लोग उस किस पे तरीके मेरी से देखते मेरी हैं? मेरी स्टडी नहीं है, अवश्य मैं स्पष्ट कहूँ।
अच्छा क्योंकि जी, अच्छा कॉमा वाले, गुरुजी हाँ, कोई बात नहीं। मेरी स्टडी नहीं है कि मेरा बहुत ज्यादा देखो, मुझे कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब मैं किसी चीज पे काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे आपको बताने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे भी जी फिर ये रहता है कि भाई देखो, जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ बढ़िया चीज दे रहा हूँ। वो हमारे जी एक कोई बात कहावत नहीं है गुरुजी। कि दान भी दो तो बढ़िया चीज का दान दो, बेकार चीज का दान भी नहीं देना चाहिए। अब गुरुजी मुझे छाया पात्र दान के विषय में आप बताइए ना प्लीज। हाँ, तो कोमा कोमा के मेरे पास पेशेंट आज तक पूरी हिस्ट्री में 2 या 3 ही उनके परिवार वाले आए, है ना, अच्छा तो उनके कम्बिनेशन कोई अलग प्रकार से नहीं दिखाई दिए। ना ही मैंने किसी बुक्स में इतना ज्यादा स्टडी किया है, पर अब लिखा हुआ ही ना के बराबर है, तो मैं क्या कहूँ उसके बारे कोई बात नहीं में। गुरुजी, चलो, आप मुझे हाँ, अगली बार नहीं, कोई आप अगले में कोई टॉपिक बताइए। आप जो है प्रैक्टिस सर वाला अभी देना। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। ओके, धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद यू, सर, धन्यवाद नमस्कार। सर।